जय हिंद एवरीवन। और सपोर्ट आईएएस में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक हम लोग इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं वह इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमिक्स दोनों का कंबाइंड टॉपिक है, और वो है अनुदान या ग्रांट्स। भारतीय बजटीय प्रक्रिया में ग्रांट्स कैसे दिया जाता है, क्या क्या प्रकार है ग्रांट्स के, इन सब के बारे में आज हम लोग जानेंगे। वीडियो शुरू करने का पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल का बटन जरूर दबा लें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले समझ लें कि जो भारतीय संविधान में जो बजट की प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 112 से 117 आर्टिकल 112 टू 117 के बीच में बजट से संबंधित सारी प्रक्रियाएं दी हुई है। प्रोविजंस रिलेटेड टू बजट हैव बीन गिवन इन आर्टिकल्स 112 टू 117 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बजट में क्या होता है कि अलग अलग मद के लिए, अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए सरकार व्यय का अनुमान एस्टिमेट तैयार करती है और फिर उन प्रस्तावों के रूप में उन्हें सदन में रखा जाता है। सदन जब इन प्रस्तावों को पास कर देती है तब सरकार को यह अधिकार हो जाता है कि वह भारत के संचित निधि से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से फंड निकाल सके, राशि निकाल सके खर्चे के लिए। तो व्यय संबंधी जो ये प्रस्ताव हैं जिनको संसद पास करती है और सरकार को अधिकृत करती है कि वह संचित फंड से, संचित निधि से, कंसोलिडेटेड फंड से राशि निकाल सके, इन प्रस्तावों को जो पारित होती हैं इनको अनुदान या ग्रांट्स कहा जाता है। अधिकांश जो अनुदान की मांगे हैं वो बजट के द्वारा ही पारित हो जाती है। सरकार के पास एक योजना होती है, प्लान होता है कि इस साल में हमें क्या क्या खर्च करना है, किन किन योजनाओं पे खर्च करना है, कहाँ कहाँ खर्च करना है। तो उनके पास एक बना बनाया लेखा जोखा होता है, इसको बजट कहते हैं। उसके अनुसार वो अलग अलग मद के लिए प्रस्ताव पारित कर अनुदान प्राप्त कर लेती हैं संसद से। संसद अनुदान स्वीकृत करके धन के व्यय को वैधानिक बनाती है। जब तक संसद पास नहीं करेगी तब तक सरकार कंसोलिडेटेड फंड से, संचित निधि से धन नहीं निकाल सकती। तो प्रस्ताव पास करके अनुदान के द्वारा सरकार के लिए इस निकासी को वैधानिक बनाया जाता है संसद के द्वारा। अब सरकार की जो प्लान स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं, जो खर्चे हैं, उसके लिए तो धन की निकासी हो जाती है। लेकिन बहुत सारी स्थितियां ऐसी भी आती हैं जब बाद में सरकार को पैसों की ज़रूरत पड़ती है, फंड की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए संविधान में भी कई अलग अलग तरह के अनुदान या ग्रांट्स की व्यवस्था की गई है। तो इन अनुदानों पे हम चर्चा करेंगे। ये जो अनुदान है, जो अलग अलग तरह के, ये सरकार को शक्ति देते हैं कि जो विशेष परिस्थितियाँ सामने आती है उनका वो सामना कर सकें, उनका मुकाबला कर सकें। तो मुख्य अनुदान जो है, जो बाद में बजट के अलावा पास होती हैं, वो अलग अलग तरह के हैं। इनमें से 6 मुख्य हैं। पहला है वोट ऑन अकाउंट या लेखा अनुदान। दूसरा है वोट ऑफ क्रेडिट या प्रत्ययानुदान। तीसरा है सप्लीमेंट्री ग्रांट्स या अनुपूरक अनुदान। चौथा है अतिरिक्त अनुदान या एक्सेस ग्रांट्स। तीसरा है टोकन ग्रांट्स या प्रतीक अनुदान। और छठा है एक्सेप्शनल ग्रांट्स या असाधारण अनुदान। तो अब हम एक एक करके इन सब पे चर्चा करेंगे, देखेंगे कि ये क्या है, ये स्पेशल ग्रांट्स क्या हैं और कैसे इनका उपयोग होता है, किन परिस्थितियों में इनका उपयोग होता है। तो पहला जो है दैट इज वोट ऑन अकाउंट या फिर लेखानुदान। तो सरकार की जो अल्पकालिक खर्चे होते हैं उनकी पूर्ति के लिए, उनके फाइनेंस के लिए, वित्त पोषण के लिए वोट ऑन अकाउंट का उपयोग किया जाता है। यह भी एक तरह का ग्रांट है। इसका वर्णन, इस प्रावधान का, वोट ऑन अकाउंट का वर्णन आर्टिकल 116 में, अनुच्छेद 116 में किया गया है। सामान्यतः 2 परिस्थितियों में पास की जाती है। 2 परिस्थितियां हैं जब सरकार के सामने ऑप्शन होता है कि वो वोट ऑन अकाउंट के द्वारा ग्रांट प्राप्त करे, अनुदान प्राप्त करे। पहला है कि अब बजट की प्रक्रिया में देखते हैं कि बजट की प्रक्रिया, जो बजट बनता है वो 31 मार्च तक के लिए होता है। लेकिन बजट की प्रक्रिया को पूरे होने में
और भी समय लग जाता है। अगला वित्त वर्ष भी आ जाता है जब आप बजट फरवरी में शुरू करते हैं चर्चा करना और उसको पास होते अप्रैल मई तक हो जाता है, सारी प्रक्रिया पूरी होते होते। लेकिन जो फंड ग्रांट हुआ रहता है पिछले साल का वो 31 मार्च तक के लिए होता है, 31 मार्च तक के लिए। तो ये जो बीच बाद का समय है बजट की प्रक्रिया पूरी होने और 31 मार्च के बीच, उसके बीच खर्चा कहाँ से आएगा? क्योंकि सरकार को जो अधिकार है वो 31 मार्च तक का ही है। उसके बाद वो संचित निधि से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से राशि अमाउंट नहीं निकाल सकती, फंड नहीं निकाल सकती। तो यहाँ पे वोट और अकाउंट यूज किया जाता है और सरकार को एक मुश्त राशि दे दी जाती है कि वो बजट की प्रक्रिया पूरी होने तक अपना खर्चा चला पाए। तो बजट की पूरी प्रक्रिया पूरी होने तक की अवधि के लिए लेखानुदान द्वारा, वोट एंड अकाउंट द्वारा सरकार के व्यय का वित्त पोषण होता है, फाइनेंस होता है। दूसरा परिस्थिति क्या है जब वोट एंड अकाउंट का उपयोग किया जाता है, वो है चुनाव के साल में। मई में चुनाव होना है, एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं, उदाहरण के लिए कि मई में चुनाव होना है। चुनाव में पता नहीं कौन सी पार्टी आएगी, किस पार्टी की सरकार बनेगी। तो जो पार्टी सत्ता में है उसके पास नैतिक रूप से अधिकार नहीं होता है कि वो अपनी योजनाएं आने वाली सरकार पे थोपे। तो इस समय में, इस अवधि में जब फाइनेंस ईयर शुरू होता है, वित्त वर्ष शुरू होता है 1 अप्रैल से, और उस अवधि तक जब तक कि नया सरकार का गठन ना हो जाए, उस अवधि में खर्चे भी चाहिए सरकार को, फंड चाहिए सरकार को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए। तो वहाँ पे भी वोट ऑन अकाउंट का उपयोग किया जाता है ताकि सरकार के जो आवश्यक खर्च हैं उनको चलाया जा सके। जो स्कीम्स चल रही हैं, जो सिस्टम चल रहा है, जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका वेतन, पेंशन, जो स्कीम्स चल रहे हैं उनका खर्च, और भी सरकार की जो भी खर्चे हैं उनका वित्त पोषण कैसे होगा, उसके लिए वोट ऑन अकाउंट का उपयोग किया जाता है। चुनावी वर्ष में नई सरकार के गठन तक की अवधि के लिए सरकार के खर्चों का वित्त पोषण वोट ऑन अकाउंट, लेखानुदान द्वारा होता है। इस स्थिति में क्या होता है कि सरकार कोई नीतिगत फैसले नहीं लेगी। नीतिगत फैसले का मतलब है कि करों में, कर की जो दर हैं, जो रेट्स ऑफ टैक्स हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं होगा, कोई चेंज नहीं करती है सरकार। कोई नई योजनाएं नहीं बनाती हैं। आपका जो पुराना खर्चा है, सरकार को चलाने के लिए जो आवश्यक खर्च है, उसी पे केवल उसी के लिए लेखानुदान का उपयोग किया जाता है और प्रस्ताव पारित किया जाता है। अब दूसरा देखेंगे हम लोग, दूसरा जो प्रकार है ग्रांट्स का, अनुदान का, वो है प्रत्ययानुदान, दैट इज वोट ऑफ क्रेडिट। जब कुछ आकस्मिकता आ जाती है, अप्रत्याशित स्थिति आ जाती है सरकार के सामने, तो उसके लिए एक्स्ट्रा खर्च की जरूरत पड़ती है, अलग से फंड की जरूरत पड़ती है। तो वोट ऑफ क्रेडिट के द्वारा, प्रत्ययानुदान के द्वारा सरकार संसद से फंड अलॉकेट करवाती है, पास करवाती है। इसके द्वारा संसद उन मांगों को स्वीकृत कराती है जो अप्रत्याशित स्थितियों का मुकाबला करने के लिए आवश्यक होती है। जैसे प्राकृतिक आपदा, कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, उत्तराखंड में आ गया था, केरल में आ गया, तो उसके लिए एक्स्ट्रा फंड की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे वोट ऑफ क्रेडिट, प्रत्ययानुदान द्वारा सरकार संसद से ग्रांट पास कराती है खर्चे के लिए। इसके अलावा एक और कंडीशन है जब वोट ऑफ क्रेडिट का उपयोग किया जाता है, जब ऐसे खर्चे आ जाते हैं जिसके बारे में ठीक ठाक आप अनुमान नहीं लगा सकते कि वास्तव में खर्च कितना होगा, तो वहाँ पे भी वोट ऑफ क्रेडिट का उपयोग किया जाता है। जैसे युद्ध की स्थिति, युद्ध शुरू हो गया तो इस स्थिति में आप अनुमान नहीं लगा सकते, कोई भी एजेंसी अनुमान नहीं लगा सकती कि युद्ध में कितना खर्च होगा। इस स्थिति में वोट ऑफ क्रेडिट द्वारा उस विशेष परिस्थिति या सब्जेक्ट के लिए या एक मद के लिए वोट ऑफ क्रेडिट द्वारा फंड पास कराया जाता है, ग्रांट पास कराया जाता है। अब ये जो वोट ऑफ क्रेडिट है इसकी आलोचना भी की जाती है, क्योंकि आकस्मिकता है, ऐसी स्थिति है जहाँ पे ये नहीं बता सकते, आप अनुमान नहीं लगा सकते कि खर्च कितना होगा, तो इसकी आलोचना की जाती है कि यह एक ब्लैंक चेक की तरह है, कार्यपालिका के हाथ में, एग्जीक्यूटिव के हाथ में, कि वो सरकार के सामने संसद में रख दे कि मुझे इतना चाहिए युद्ध के लिए, इतना चाहिए इस आकस्मिकता से निपटने के लिए, क्योंकि आप अनुमान नहीं लगा सकते।
तो आलोचना की जाती है कि यह कार्यपालिका के हाथ में एक ब्लैंक चेक की तरह है जिसका कार्यपालिका दुरुपयोग कर सकती है। तीसरा जो ग्रांट है दैट इज सप्लीमेंट्री ग्रांट या फिर अनुपूरक। अनुपूरक से सबसे ही क्लियर है कि आपने कुछ काम किया था, कुछ पैसे आपने लिए थे किसी काम के लिए और उन पैसों से आपका काम नहीं चल पाया और राशि कम पड़ गई, तो आपको सप्लीमेंट्री चाहिए, अनुपूरक अनुदान चाहिए। इसका प्रावधान अनुच्छेद 115 में किया गया है सप्लीमेंट्री ग्रांट का, अनुपूरक अनुदान का। अब देख लेते हैं कि किन किन स्थितियों में सप्लीमेंट्री ग्रांट या अनुपूरक अनुदान का प्रयोग किया जाता है। पहला है कि यदि विनियोजन विधेयक द्वारा एप्रोप्रिएशन बिल द्वारा चालू वित्त वर्ष के लिए स्वीकृत धन अपर्याप्त हो जाए। बजट सरकार बनाती है और एक समय ऐसा आता है कि अब सरकार को लगने लगता है कि हमने जितना बजट में पास कराया था उससे काम नहीं चल रहा है, हमें इस वित्त वर्ष में और भी अपने खर्चों को चलाने के लिए, अपने कार्यों को पूरा करने के लिए और भी बजट चाहिए और भी फंड चाहिए। तो इस स्थिति में सप्लीमेंट्री ग्रांट्स या अनुपूरक अनुदान का प्रयोग किया जाता है और इसके द्वारा संसद फंड अलॉट करती है सरकार को। दूसरी स्थिति है कि जब कोई नया विषय आ जाए, कोई नया मद आ जाए जिसका बजट में उल्लेख नहीं किया गया है, नए काम के लिए, किसी नए विषय के लिए फंड की जरूरत होती है, तब सरकार संसद में सप्लीमेंट्री ग्रांट्स प्रस्तावित करती है और उसके द्वारा उस विषय के लिए फंड प्राप्त करती है। तीसरी स्थिति है कि जब यदि चालू वित्तीय वर्ष में किसी विषय या मद पर बजट में स्वीकृत अनुदान राशि से अधिक खर्च हो जाए, किसी सब्जेक्ट पे मान लिया कि कोई योजना प्रस्तावित की गई कि ये 500 करोड़ का है और इसमें ये पूरा हो जाएगा, लेकिन वित्त वर्ष के समाप्त होने के पहले फंड खत्म हो जाता है, उस काम को पूरा करने के लिए फंड कम पड़ जाता है। इस स्थिति में भी अनुपूरक अनुदान या सप्लीमेंट्री ग्रांट प्रस्तावित किया जाता है संसद में और इसके द्वारा उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, उस पार्टिकुलर काम के लिए संसद अतिरिक्त अनुदान, अनुपूरक अनुदान देती है ताकि वो काम पूरा हो जाए। अब अगला जो ग्रांट है, अनुदान है, दैट इज एक्सेस ग्रांट या अतिरिक्त अनुदान। इसका वर्णन, इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 115 में किया गया है। अतिरिक्त अनुदान का, अतिरिक्त अनुदान की आवश्यकता क्यों पड़ती है कि आप किसी भी काम के लिए एग्जैक्ट अनुमान नहीं लगा सकते कि 100 रुपये ही खर्च होगा, ये अनुमान लगाना मुश्किल है। और आपको 100 रुपया दिया गया है किसी काम करने के लिए, तो ये जरूरी नहीं कि 100 रुपये में ही हो जाए, हो सकता है कि उसके लिए 105 रुपये भी खर्च हो जाए। तो सटीक अनुमान लगाना भी संभव नहीं हो पाता है और जितना फंड एलोकेट हुआ है उसमें कई बार काम चलाना भी संभव नहीं हो पाता है, काम पूरा करना संभव नहीं हो पाता है। इसी के लिए अतिरिक्त अनुदान या एक्सेस अनुदान की व्यवस्था की गई है। किसी भी प्राधिकारी के लिए न तो व्यय का एकदम अनुमान लगाना संभव हो पाता है और न ही एक निर्धारित सीमा के अंदर व्यय करना संभव हो पाता है। इस तरह की जो संगतियाँ हैं कि खर्चा कम पड़ जाता है, अनुमान सही नहीं लग पाया, जितना लगाया गया उससे ज़्यादा खर्चा हो गया, तो इस तरह की जो असंगतियाँ उत्पन्न होती है बजट में, उनको पूरा करने के लिए, उनको सही करने के लिए एक्सेस ग्रांट का प्रस्ताव संसद में लाया जाता है और इसके द्वारा इन असंगतियों का निपटान किया जाता है। अब जब भी देखें कि जो अतिरिक्त अनुदान है, एक्सेस ग्रांट है, वो वित्त वर्ष के समाप्ति पर चर्चा होती है, लाई जाती है संसद में, क्योंकि वित्त वर्ष की समाप्ति होगी तभी आपको पता चलेगा कि असंगतियाँ कितनी रहीं, हमने अनुमान लगाया उसमें कितना कम या अधिक हुआ। तो वित्त वर्ष के अंत में इस पर प्रस्ताव लाया जाता है, लेकिन प्रस्ताव लाने के पहले यह जरूरी होता है कि एक्सेस ग्रांट को, अतिरिक्त अनुदान को लोक लेखा समिति का अनुमोदन प्राप्त हो। अतिरिक्त ग्रांट, एक्सेस ग्रांट तैयार करके पहले वो जाती है लोक लेखा समिति के पास। लोक लेखा समिति उसकी जांच पड़ताल करती है और जब वो अनुमोदन कर देती है उसका, तब उसको संसद में रखा जाता है पारित होने के लिए। अतिरिक्त अनुदान को लोकसभा में प्रस्तुत करने से पहले लोक लेखा समिति द्वारा उसका अनुमोदन आवश्यक होता है। अगला जो ग्रांट है वो है प्रतीक अनुदान या टोकन ग्रांट।
जब किसी नई सेवा के लिए व्यय का सही सही निर्धारण, नया काम शुरू किया गया है, संसद ने कोई नया योजना बनाया, कोई नया काम लिया, तो उसका ठीक ठाक व्यय आपको पता नहीं होता है कि इस काम में कितना खर्चा होगा। लेकिन काम तब सरकार तभी शुरू कर सकती है जब संसद उसकी अनुमति दे दे, उसको पारित कर दे। तो वहाँ पे टोकन ग्रांट का उपयोग किया जाता है। संसद के सामने रखा जाता है कि ये काम शुरू हो रहा है और इसके लिए हमें एक प्रतीक के रूप में कुछ राशि, 1 रुपये, 100 रुपये, कुछ भी पास किया जाता है। ये प्रतीकात्मक है। यह इस बात के लिए है कि संसद ने उस काम को अप्रूव कर दिया है जो सरकार करने जा रही है। तो जब किसी नई सेवा के लिए व्यय का सही सही निर्धारण संभव नहीं हो पाता है, इस स्थिति में संबंधित विभाग प्रतीक के रूप में कुछ धन की स्वीकृति ले लेती है टोकन ग्रांट के द्वारा, प्रतीक अनुदान के द्वारा। और जब काम शुरू हो जाता है उसके बाद उसके व्यय का विस्तृत अनुमान बनाया जाता है कि अब जब काम चलने लगता है, काम शुरू हो जाता है, तब उसका एग्जैक्ट जो एस्टिमेट है वो आ जाता है कि कितना खर्च होगा। फिर बाद में उसको संसद द्वारा पास कराया जाएगा। अगला जो अनुदान है, छठा और लास्ट, दैट इज असाधारण अनुदान या एक्सेप्शनल ग्रांट। असाधारण अनुदान का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 116 में, आर्टिकल 116 में एक्सेप्शनल ग्रांट दिया गया है, प्रोविजन है इसका। अब ये क्या होता है देख लेते हैं। अब सरकार को कोई नई सेवा शुरू करनी है जिसका बजट में उल्लेख नहीं था, बजट में उसे पास नहीं कराया गया था, लेकिन अब लग रहा है कि एक नई सेवा की जरूरत है। इस स्थिति में जो धन आवश्यक होता है, जिस फंड की जरूरत होती है, उसको एक्सेप्शनल ग्रांट द्वारा पास कराया जाता है। नाम से क्लियर है, एक्सेप्शनल, असाधारण। तो इस अनुदान के द्वारा पास कराया जाता है। एक बात आप नोट कर लीजिए कि जितने भी ग्रांट हैं उनको पास होने का एक ही प्रक्रिया है, दैट इज विनियोजन विधेयक या फिर एप्रोप्रिएशन बिल। इसके द्वारा जो भी प्रस्ताव होते हैं वो संसद में रखे जाते हैं और संसद के द्वारा पारित होने पे, स्वीकृति मिलने पे ही वो सरकार को अधिकार प्राप्त होता है कि वो उस फंड को संचित निधि से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकाल सके। तो सबके लिए एक ही प्रक्रिया है, वो है एप्रोप्रिएशन बिल या विनियोजन विधेयक। मतलब ये है कि संसद में रखा जाएगा, उस पर चर्चा होगी और फिर वोटिंग होगा। वोटिंग में प्रस्ताव पारित हो जाने के बाद ही उसे पास समझा जाता है और सरकार को धन निकासी का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो ये था ग्रांट्स। वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, इसलिए इससे रिलेटेड जो MCQ है उसको हमने इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किया है। इसके लिए फटाफट 10 में MCQ का एक अलग वीडियो आ रहा है जो आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उस लिंक पे जाके आप इससे रिलेटेड, इस वीडियो ग्रांट से रिलेटेड MCQ देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलें। और अगर आप देख रहे हैं इस वीडियो को तो कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे लगता है कि कुछ कमियां रह गई हो या फिर मेरा उत्साहवर्धन होता है। तो कमेंट करना नहीं भूलें। जल्दी मिलेंगे दूसरे वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।